हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर किंशुक सोनी आयुर्वेदिक डॉक्टर हूँ और एमपीपीएससी में 2013 में जो पीएससी आई थी उसमें सेलेक्टेड हूँ। मेरे एक फ्रेंड ने जूनियर ने अभी एक दो दिन पहले ही मुझसे पूछा कि सर आपने तो पीएससी निकाली हुई है, तो थोड़ा सा गाइडेंस दीजिए कि पीएससी के लिए प्रिपरेशन कैसे करनी है। तो ये चीज़ जब हम लोग भी प्रिपेयर करते थे तब भी ये हम लोग के दिमाग में आता था। हम लोग भी बहुत सारे लोगों से क्वेश्चन करते थे। हर व्यक्ति एक ही चीज़ बोलता था कि पूरा पढ़ना है और अच्छी मेहनत करो। तो ये तो खैर सबको पता है, लेकिन उसमें क्या सही तरीका है, क्या आदमी गाइडेंस दे सकता है, वो चीज़ कहीं से ऐसे मिल नहीं पाई। आज जब मैं सेलेक्ट हो चुका हूँ और सारी चीज़ें जानता हूँ, सारी चीज़ें के बारे में मुझे पता है, तो मैं गाइडेंस कर सकता हूँ। मुझे लगता है जो चीज़ मुझे नहीं मिल पाई वो आप लोगों को मिल सकती है। तो मैंने एक छोटी सी कोशिश की है, अपनी तरफ से जितना भी अपना पूरा एक्सपीरियंस था उस बेस पे आपको बताने के लिए। तो ये चीज़ आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा करेगी। आप इसको स्टार्टिंग से लास्ट तक देखिएगा ज़रूर, क्योंकि फर्स्ट पार्ट में मैं आपको सबसे पहले पढ़ने के हिसाब से आपको बताऊंगा कि पढ़ना किस तरीके से है। उसके बाद बहुत सारी ऐसी इंपॉर्टेंट चीज़ें जो लोग ध्यान नहीं देते हैं, और वो पीएससी में सिलेक्शन के लिए या पीजी में सिलेक्शन के लिए, आयुर्वेदिक पीएससी या पीजी दोनों में सिलेक्शन के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले अगर जैसे एक अपन एक चीज़ की बात करें कि अब किस तरीके से आपको पढ़ना है, क्या पढ़ना है, तो आपका बेस तो संहिताएं ही रहेंगी। जैसे चरक संहिता हो गई, सुश्रुत संहिता हो गई और फिर वाग्भट संहिता। तो आपका बेस तो यही रहेगा, पढ़ना आपको इसी से है। अब किसी ने नोट से पढ़ा हुआ है, संहिता से नहीं पढ़ा हुआ है, मैं उसको सजेस्ट यही करूँगा कि नोट से अगर आप पढ़ चुके हैं तो आपने 95% तो पढ़ लिया है। जो थोड़ा बहुत बचा हुआ है उसको संहिता में एक बार फिर से जाइए, आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगी। क्योंकि हम लोग कोई भी क्वेश्चन आता है तो हम लोग को सीधे संहिता दिखती है और संहिता में कहाँ कौन सा क्वेश्चन है वहाँ पे चले जाते हैं, उसके हिसाब से बनता है। चलिए अपन सबसे पहले एक एग्जाम्पल की तरफ बात करते हैं। जैसे एक क्वेश्चन आता है कि शब्द अर्ची जल संतानवत, यह किसके संवहन के लिए बताया गया है। तो इसके ऑप्शन है रस, रक्त, मांस, ओज। तो अगर आपने ये पढ़ा हुआ है आप इसको सॉल्व कर लेंगे। नहीं पढ़ा है, कई लोग ऐसा करते हैं कि क्वेश्चन पढ़ा और उसका आंसर देखा और उसको एज इट इज़ याद कर लेते हैं। जैसे उसका आंसर है रस, तो उन्होंने सीधे इसको याद कर लिया। अब आपने याद तो कर लिया, लेकिन 2-4 दिन बाद या आगे चल के जब आप सारा कोर्स पढ़ेंगे, सारी चीज़ें पढ़ेंगे और इन फ्यूचर जब आप एग्ज़ाम देने जाएंगे और जब ये क्वेश्चन आएगा तो आप यकीन मानिए कि आप उसमें कंफ्यूज होंगे, क्योंकि ऑप्शन ही ऐसे रहते हैं। तो इसलिए उसका सही तरीका है इन क्वेश्चन को सॉल्व करने का, उसको याद करने का, उसको समझने का, कि आप संहिताओं पे जाइए, संहिता से पढ़िए। अब जैसे अगर इस शब्द की अपन बात करें तो ये सुश्रुत सूत्र अध्याय में 14वें अध्याय शोणित वर्णनी अध्याय में दिया हुआ है। उसमें ये बताया गया है कि रस, रस का संवहन शब्द, शब्द के समूह के जैसे तिर्यक, अर्ची यानी अग्नि, इसके समूह के जैसे ऊर्ध्वगामी ऊपर जाने वाला, और जल संतानवत अर्थात जल के समान अधोगामी नीचे जाने वाला होता है। तो ये अगर आपने इसको ऐसे पढ़ा हुआ है तो आपको ये क्वेश्चन सॉल्व कर बनेगा ही बनेगा। इसमें एक चीज और ध्यान रखनी है कि जब आपने इसको पढ़ लिया तो आपको अब ये चीज तो याद रह जाएगी कि शब्द अर्ची जल संतानवत, लेकिन ये किस चीज के लिए कहा गया है ये आप जब क्वेश्चन आएगा, अभी तो आपको लग रहा है अच्छी चीज है, सही है। और ये एग्जाम्पल मैं बता रहा हूँ, इस तरह की बहुत सारी चीजों में आपको ये प्रॉब्लम आएगी, तो उसको हमेशा ध्यान रखिएगा कि जब वो क्वेश्चन आएगा तो आपको शब्द अर्ची जल संतानवत तो याद आ जाएगा कि आपने पढ़ा है इसको, संहिताओं में पढ़ा है। लेकिन ये किस चीज के लिए कहा गया है, रस के लिए कहा गया है कि ओज के लिए कहा गया है या रक्त के लिए कहा गया है। क्योंकि अगर आपको अध्याय याद आएगा तो वो शोणित वर्णनी अध्याय है, मतलब रक्त का अध्याय है, कहीं रक्त के लिए तो नहीं कहा गया है। तो इस चीज को सही करने के लिए आपको उसको अच्छे से याद करना पड़ेगा
और ये याद करना पड़ेगा कि वो किस चीज के लिए है। मतलब इसको आप शब्द अर्ची जल संतानवत इतना नहीं याद रखें, क्योंकि इतना याद रखेंगे तो आपका ब्रेन केवल इतनी ही मेमोरी बनाएगा, इसके आगे पीछे वो कनेक्ट नहीं करेगा। आपको बहुत अच्छे से याद है, बहुत शार्प मेमोरी है तो ठीक है, आपका आ जाएगा, आपने पूरी थ्योरी अच्छे से पढ़ी, आ जाएगा। नहीं तो कुछ ना कुछ गड़बड़ होगी। तो इसको इसके साथ याद करिए कि रस शब्द जल अर्ची संतानवत, रस अगर आपका यहाँ लगा हुआ है, पूरा आपका एक साथ याद है, तो आपका रस आएगा ही आएगा आपके हाथ में और आपका आंसर सही होगा। तो कभी भी कोई भी ऐसी चीजें, ये एक एग्जाम्पल मैंने आपको बताया, इस तरह के संहिताओं में बहुत सारी ऐसी चीजें मिलेंगी जहां बहुत छोटे छोटे इंपॉर्टेंट श्लोक हैं, चाहे वो किसी चीज के लिए कहे गए हों, चाहे किसी आकृति के हिसाब से कहे गए हों, वो सारे एग्जाम्पल मैं आपको बताऊंगा। तो ये सारी चीजें आपको याद रखनी है और वो किस चीज के लिए कही गई है उसको याद रखना है। तो अलग अलग मत याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज, इसको समझिएगा कि अगर आपने शब्द अर्ची जल संतानवत बस इतना याद रखा और रस के लिए याद कर लिया, तो आपने याद क्या किया, शब्द अर्ची जल संतानवत अलग और रस अलग, ये दोनों एक साथ कनेक्ट आपको ऑप्शन जब एग्जाम देंगे तो शायद नहीं हो पाए। बहुत सारे लोगों के साथ प्रॉब्लम आती है, तो इसलिए इसको आप जिस चीज का जो आंसर है वो भी उसके साथ इंक्लूड करके आप याद करिए। रस शब्द अर्ची जल संतानवत, अब इसमें आपको कहीं भी प्रॉब्लम नहीं होगी, रस आपका सबसे पहले ही आएगा, आपका आंसर बन जाएगा। तो ये एक एग्जाम्पल हो गया और आगे मैं दूसरे एग्जाम्पल बताता हूँ। अब जैसे क्वेश्चन आता है हृत पीड़ा कम शून्य तृष्णा, ये किसका लक्षण है, और हृत पार्श्व पीड़ा सशब्द, ये किसका लक्षण है। तो ये दोनों चीजें आपने अगर पढ़ी हैं अलग अलग तो ठीक है, लेकिन अगर आप जैसे ये एक साथ क्वेश्चन आएगा, इनमें से कोई भी एक क्वेश्चन आएगा तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। इसका अगर ऑप्शन दिया जाए कि रस क्षय का है, पुरीश क्षय का है, ओज क्षय का है, मांस क्षय का है, किस चीज का है, तो आपको कंफ्यूजन होगा। तो इस तरह की कंफ्यूजिंग वाले जो भी आपके श्लोक हैं उनको आप अलग से निकाल के रखिए और उसको याद करिए। अब ये जो दोनों चीजें हैं वही सुश्रुत सूत्र अध्याय के 15वें अध्याय में दी हैं, 6 वृद्धि में। तो उसमें हृत पीड़ा कंप शून्य तृष्णा या रस क्षय का लक्षण है, और हृत पार्श्व पीड़ा सशब्द, ये पुरीश क्षय का लक्षण है। तो इसी तरह से आपको कई जगह पे जो भी कोई कंफ्यूजिंग चीज मिलती है, श्लोक जिसका लगभग सेम है, तो उनको आप अलग निकाल के रखिए, उनको याद करिए। और इसमें भी आपको यही करना है कि आपको वो चीज याद नहीं रखनी, मैं बार बार आपको बता रहा हूँ कि जैसे हृत पीड़ा कंप शून्य तृष्णा चा, इतना नहीं याद रखना, नहीं तो आप फिर कंफ्यूज होंगे कि किसके साथ लिंक था, पुरीश क्षय के साथ था कि रस क्षय के साथ था। इसको आप याद करिए, रस क्षय हृत पार्श्व पीड़ा कंप शून्य तृष्णा चा, और पुरीश क्षय हृत पीड़ा सशब्द, इस चीज को आप याद रखिए। तो ये जब आपको पूरा याद रहेगा तो आप अब कभी कुछ चीज याद आएगी तो आपको उसका आंसर वहीं से निकलेगा। वरना अगर आप केवल हृत पीड़ा सशब्द या हृत पीड़ा शूल तृष्णा चाहे इस टाइप से अगर याद रखेंगे तो वो किस चीज के लिए है, रस के लिए कहा गया है, पुरीश के लिए कहा गया है, ये एकदम से आपको ध्यान नहीं आएगा। तो इस चीज को आप बहुत ध्यान रखिए। और याद आपको जो करना है वो श्लोक में संस्कृत में ही याद करिए। आप हिंदी में याद करने की कोशिश मत करिए। हिंदी में याद करेंगे तो आपको तुरंत तो याद आ जाएगा, लेकिन आगे चल के कुछ पॉइंट्स मिस हो सकते हैं या आपको वो रिकॉल नहीं होगा। श्लोक याद करना कठिन होता है, मैं जानता हूँ, मैं भी कोई अलग से नहीं आया हूँ, मैं भी आप ही लोग की तरह हूँ, और मुझे भी नहीं होते ही नहीं थे, याद ही नहीं होते थे। जब श्लोक याद करता था तो 15-15, 20-20 दिन केवल एक श्लोक को याद करते थे और वो होता ही नहीं था। और जब क्वेश्चन पूछते थे सर वगैरह तो बनता ही नहीं था, श्लोक ही नहीं निकलते थे मुंह से। ये प्रॉब्लम मेरे साथ भी आई है, कोई नई बात नहीं है, लेकिन ये स्टार्टिंग की थी, क्योंकि जब अपन आए थे तो मीडियम कुछ और था, संस्कृत एकदम से नहीं पढ़ी थी। लेकिन जब आप इसको अभ्यास करने लगेंगे तो आपसे बनने लगेगा और आपको याद भी होने लगेगा। लेकिन एक बार श्लोक याद हो गया तो फिर वो भूलता नहीं है, वो आपको बिल्कुल याद हो ही जाता है, उससे सारे क्वेश्चन सारे आंसर निकलते हैं। जैसे मैं एग्जाम्पल बताऊं कि अगर धृत के गुण की बात करें अपन, तो उसमें आचार्य चरक ने सूत्र अध्याय के 13वें स्थान में स्नेह अध्याय में बताया हुआ है, वो धृतम पित्तानिल हरम रस उष शुक्र ओजसाम हितम
निर्वापणम, मृदुकरम, स्वर वर्ण प्रसादनम। मतलब धृत, पित्त और अनिल यानी वात को हरता है। रस शुक ओजसाम हितम यानी रस शुक और ओज को के लिए हितकर है। निर्वापणम यानी दाह को शांत करता है। मृदुकरम शरीर को कोमल करता है। स्वर्ण वर्ण प्रसादनम स्वर और वर्ण को अच्छा करता है। तो ये श्लोक मैंने कब का याद किया था, आज से 10 साल हो गए, लेकिन तब से अभी तक याद है। तो इसलिए आप श्लोक याद करिए, आपको आगे तक फायदा करेगा और उससे सारे क्वेश्चन भी सॉल्व होंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अब जैसे आचार्य सुश्रुत ने सूत्रध्याय के 15वें स्थान में 6 वृद्धि की जो लक्षण बताए हैं, उसमें अपन मज्जा 6 की बात करें तो एक क्वेश्चन अगर मैं आपसे पूछूं कि अल्प शुक्रता किस 6 का लक्षण है? रस, रक्त, मज्जा और शुक्र। तो मैक्सिमम लोग जो अगर बहुत अच्छे से जिनकी कंसेप्ट क्लियर नहीं है वो शुक्र 6 बताएंगे। और अगर मैं पूछूं कि अस्थि शून्यता ये किस 6 का लक्षण है, तो उसमें भी ऑप्शन अगर यही सब रखे अपन अस्थि 6, मज्जा 6, रस 6, रक्त 6, तो अस्थि 6 के लक्षण बताएंगे मैक्सिमम लोग हो गए। क्योंकि क्या है, जो शब्द आपका दिया हुआ है उससे आपको यही निकल के आता है। लेकिन ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट चीज़ है और बहुत बार पूछा गया है। मैं जिन जिन भी क्वेश्चन के आपको एग्जाम्पल दे रहा हूँ वो सारे क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए हैं। कोई NIA में, कोई BHU में आया हुआ है। तो आप यकीन मानिए कि जो भी क्वेश्चन मैं पूछ रहा हूँ वो सारे क्वेश्चन जो एग्जाम्स में आए हुए हैं उन्हीं की बात कर रहा हूँ, आलतू फालतू बात नहीं कर रहा हूँ। तो अस्थि शून्यता ये एक्चुअली अस्थि 6 का लक्षण नहीं हो गया, मज्जा 6 का लक्षण है। और अल्प शुक्रता ये शुक्र 6 का ना होकर के ये भी मज्जा 6 का लक्षण है। और ये सब बहुत बार पूछे गए हैं क्योंकि ये बहुत कंफ्यूजिंग है। आपको अभी तो बहुत अच्छे से याद हो जाएगा, लेकिन जब बहुत सारी चीज़ें आपके साथ याद रहती हैं और जब वो क्वेश्चन आता है तो फिर आप कंफ्यूज हो जाते हैं। आपको लगता है अरे ये तो अस्थि शून्यता यानी अस्थि 6 का लक्षण और अल्प शुक्रता यानी शुक्र 6 का लक्षण, मज्जा 6 ध्यान ही नहीं आता है। तो इस टाइप की जो एकदम अपवादजनक चीज़ें हैं जो आपको हर जगह मिलेंगी, तो ये सब एग्जाम्पल के तौर पे बता रहा हूँ। तो जब भी कहीं ऐसी चीज़ मिलती है तो उसको आप अच्छे से याद करिए, बहुत अच्छे से बिल्कुल ध्यान रखिए। वही आप श्लोक याद रख लीजिए, आपको याद रह जाएगा। तो यही 2-3 चीज़ें जैसे अभी अपने में बात की कि कोई भी इम्पॉर्टेंट चीज़ें बताई हुई हैं जैसे शब्दार्थी जल संतानवत, तो ये आपका किस से रिलेटेड है? तो रस से रिलेटेड है, उसको आप ऐसे याद रखिए। कोई कंफ्यूजिंग चीज़ें हैं जैसे हृत पीड़ा, कंप शून तृष्णा या हृत पार्श पीड़ा सशब्दश, ये किस चीज़ के हैं? तो ये सारी चीज़ें अलग से लिख करके रखिए और इसको याद करिए। कोई बहुत एक्सेप्शनल चीज़ है जैसे अभी तीसरा क्वेश्चन मैंने बताया आपको कि अल्प शुक्रता और अस्थि शून्यता, ये इन दोनों के 6 के ना होकर मज्जा 6 के लक्षण है। तो इस टाइप की चीज़ें आप अलग से याद करिए, उसको करिए। ये 3 चीज़ें हुई। आगे और एग्जाम्पल की बात करते हैं। अब श्लोक के रेफरेंस की बात आती है। कुछ श्लोक हैं जिनके रेफरेंस पूछे जाते हैं कि ये कहाँ पे दिए हुए हैं। जैसे सम दोष सम अग्नि सम धातु मल क्रिया, ये स्वस्थ की परिभाषा है और ये सारी चीज़ें सबको बहुत अच्छे से पता है। लेकिन ये एग्जाम्पल मैंने इसलिए बताया कि इस तरह के बहुत सारे श्लोक आपको मिलेंगे जो आपको रेफरेंस पूछा जाएगा। तो ये आचार्य सुश्रुत ने सूत्र स्थान के 15वें अध्याय में बताया हुआ है। और ठीक इसी तरह एक परिभाषा आती है सम मांस प्रमाणस्तु सम संघनो नरा। तो ये आचार्य चरक ने, ये भी स्वस्थ की परिभाषा है लेकिन आचार्य चरक ने 21वें अध्याय में बताई हुई है। चरक सूत्र स्थान के 21वें अध्याय में बताई हुई है। तो इस तरह के जो भी श्लोक रहेंगे उनको भी आप एक साथ लिखिए और उसको याद करिए। इसको कैसे याद करना है थोड़ा सा मैं आपको आगे बताऊंगा कि अगर आप इसको अलग से लिख के याद करते हैं तो हो सकता है, कर भी सकते हैं, करना चाहिए, उसमें कुछ नहीं है। लेकिन अगर आप संहिता पढ़ रहे हैं तो संहिता में जैसे जहां पे भी आया, जैसे 15वें स्थान में आया उस श्लोक सुश्रुत का, तो उसके साथ ही वहां पे लिख लीजिए कि चरक ने ये स्वस्थ की परिभाषा 21वें अध्याय में बताई है। जब आप चरक पढ़ रहे हैं, 21वें अध्याय में पढ़ रहे हैं, तो उसके साथ साथ आप वहां पे लिख लीजिए कि सुश्रुत ने इसकी परिभाषा 15वें अध्याय में बताई है।
तो ये चीज़ याद करने का अच्छा तरीका है। आइए नेक्स्ट सेक्शन के बारे में बात करते हैं। अब मैं जैसे एक क्वेश्चन आता है, ये एनआईए में आया हुआ क्वेश्चन है कि जवापुरोध ये किसके संदर्भ में कहा गया है? अति कृश के, अति स्थूल के, अति दौर्बल, कृष्ण में वही आ जाएगा, अति लंबे पुरुष के लिए, अति छोटे पुरुष के लिए। तो ये चीज हो सकता है एकदम से आपको ना पता चले या ना पढ़ा हो कहाँ आया है कहाँ नहीं आया है। तो ये आचार्य चरक ने स्थूल और कृष्ण अध्याय में 21वें अध्याय में बताया हुआ है, और ये बहुत बड़ा पैराग्राफ है। उस पूरे पैराग्राफ में उसके लक्षण बताए गए हैं, लेकिन उनमें से केवल यही एक पॉइंट क्वेश्चन बनता है। तो ऐसी चीज़ों को निकाल के रखिए कि जिसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो सारी चीज़ें आप निकालिए और उसको याद करिए। अब ये किसके लिए कहा गया? जवापुरोध, यानी कि जो अति स्थूल पुरुष है, अति मोटे पुरुष हैं, उनको किसी भी कार्य को करने में उत्साह नहीं रहता है, ये इसका अर्थ होता है। तो ये अति स्थूल पुरुष के लिए कहा गया है। ऐसी चीजें आप निकालिए और उसको याद रखिए। अब जैसे कुछ श्लोक का रेफरेंस आता है, तो किसने कहा है? आचार्य चरक ने, सुश्रुत ने, वाग्भट ने। तो उसमें पूरा श्लोक याद करने की जरूरत नहीं है, ट्रिक बनाइए, ट्रिक से याद करिए। आयुर्वेद में, ये पीजी में या पीएससी में आयुर्वेद के लिए ट्रिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ट्रिक्स आपको बनानी पड़ेगी, कई चीज़ें याद रखने की आपको ट्रिक्स बनानी पड़ेगी। जैसे एक एग्जांपल बताता हूँ, उसको पहले मैं आपको ट्रिक बता देता हूँ तो आपकी उसको समझने में ज़्यादा आसानी रहेगी। जैसे स्थूल और कृष्ण पुरुष, इनके लिए कहा गया है, तो जो श्लोक आते हैं उनका रेफरेंस पूछा जाता है कि किसने कहा है। सभी ने, आचार्यों ने अलग अलग श्लोक बताए हैं। तो उसकी ट्रिक ये होती है कि चरक मोटे, वाग्भट पतले और सुश्रुत मध्य शरीर। तो इससे आप इस श्लोक का अर्थ निकाल सकते हो और किस आचार्य ने बोला है ये अपन देख सकते हैं। आइए अपन देखते हैं। जैसे श्लोक है कि स्थौलिकार्षे वरम कार्श्यम समोपकर्णो हितो यद्युभ्यो व्याधि राग अच्छेद स्थूल मेवादि पीड़ित। तो ये श्लोक अगर पूछेगा तो ये किस आचार्य ने बोला है, तो ये अपन साफ साफ उससे निकाल सकते हैं कि स्थौल्य से चालू हो रहा है, अर्थात चरक मोटे, यानी स्थौल से चालू हो रहा है, तो आचार्य चरक ने इसको बोला है। दूसरा, आचार्य सुश्रुत, ये श्लोक जो है आचार्य सुश्रुत ने सूत्र स्थान के 21वें अध्याय में बताया हुआ है। आचार्य चरक ने सूत्र स्थान के 21वें अध्याय में बताया हुआ है। दूसरा श्लोक आता है कि अत्यंत गर्हिता वेदो सदा स्थूल कृशो नरो श्रेष्ठो मध्य शरीरस्तु कृशम स्थूलातो पूज्यते। अर्थात सभी आचार्य स्थूल और कृष्ण में से बता रहे हैं कि अति स्थूल निंदनीय है, उससे अच्छा अति कृषि है। सुश्रुत मध्य शरीर के बारे में बात कर रहे हैं, तो श्रेष्ठो मध्य शरीरस्तु, ये अगर श्लोक में आ रहा है, इसका मतलब जैसे ट्रिक क्या थी, सुश्रुत चरक मोटे, वाग्भट पतले, सुश्रुत मध्य शरीर, तो ये मध्य शरीर आ रहा है, इसका मतलब ये आचार्य सुश्रुत ने बोला हुआ है। ये श्लोक आचार्य सुश्रुत ने सूत्र स्थान के 15वें अध्याय में बताया हुआ है। अब जैसे ऐसे ही वाग्भट का आचार्य का श्लोक आता है कि काश में वरम स्थौल्यान ही स्थूल से भेषजम प्रगणम लग्नम व लमति मेदो अग्निवात जितम। तो ट्रिक थी चरक मोटे, वाग्भट पतले, सुश्रुत मध्य शरीर। तो काश में वरम, यानी काश पतले से चालू हो रहा है, मतलब ये श्लोक वाग्भट ने बोला हुआ है। तो ये वाग्भट आचार्य ने सूत्र स्थान के 15वें अध्याय में बताया हुआ है। तो ट्रिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, ट्रिक आप ऐसे बनाइए और इस हिसाब से आप उसको लेकर के चलिए। जैसे एक क्वेश्चन आता है कि महापैशाचिक धृत, ये भी एनआईए वगैरह में आया हुआ है, किस चीज़ के लिए बताया गया है? ज्वर के लिए, उन्माद के लिए, श्वास के लिए, अतिसार के लिए। तो ये अगर आप ऐसे क्वेश्चन आप पढ़ेंगे और आपने देखा कि एग्जाम में आया हुआ, आपने याद कर लिया, लेकिन जब आप वही है कि इतनी सारी चीज़ें आपके पास हो जाएंगी और जब आप फिर से क्वेश्चन करेंगे एग्जाम टाइम में आएंगे और जब ये क्वेश्चन आएगा तो आप यकीन मानिए कंफ्यूज हो जाएंगे कि किस चीज़ के लिए बोला गया है। तो इसको भी ट्रिक से ही याद करिए।
जैसे इसका आंसर यही है कि उन्माद के लिए बोला गया है, आचार्य चरक ने बताया हुआ है। तो वहाँ आचार्य चरक ने जो भी योग बताए हुए हैं उन सब की ट्रिक बनाई है। उन सब की ट्रिक क्या है कि लहसुन से सिद्ध होकर पिशाच का कल्याण करते हैं। तो उसमें लक्षणाद्य धृत भी आ गया, सिद्धार्थक धृत भी आ गया, होकर से हिंगवाद्य धृत भी आ गया, पिशाच यानी पैशाचिक धृत, महापैशाचिक धृत, कल्याण करते हैं यानी कल्याण से कल्याणक धृत, महाकल्याणक धृत, सारे योग इसमें कंप्लीट हो गए। तो ये ट्रिक आपको बहुत इजीली याद आ जाएगी और इससे आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो लहसुन सिद्ध होकर पिशाच का कल्याण करते हैं। लेकिन यहाँ फिर मैं वही आपको बार बार चीज़ बोलूँगा कि अगर आप इतना बस याद रखेंगे तो आपको ये ट्रिक तो पूरी याद आ जाएगी एग्जाम में, लेकिन ये याद नहीं आएगा ये ट्रिक बोली किसके लिए गई थी, उन्माद के लिए बोली गई थी, अपस्मार के लिए बोली गई थी, किसके लिए बोली गई थी। इसलिए इसको स्टार्टिंग से उसको ऐसा याद करिए या लास्ट में कहीं ना कहीं उसको फिट करिए। जैसे उन्माद में लहसुन सिद्ध होकर पिशाच का कल्याण करते हैं, जब आप उन्माद में आप बोलेंगे ये पूरी लाइन आपको याद आएगी तो आपका आंसर यहीं से निकल जाएगी। ये सारे योग जो बोले गए हैं ये उन्माद के लिए बोले गए हैं। तो इस तरीके से आप तैयारी करें। अब जितनी सारी चीज़ें मैंने आपको बताई, जैसे जवापुरोध ये किस चीज़ की लिखा गया है, आचार्य चरक ने स्थौल्य के लिए कहा गया है, 21वें अध्याय में बताया गया है। इसका अर्थ होता है कि स्थौल पुरुष किसी भी कार्य करने में उत्साह नहीं होता है। तो ये जैसे छोटे छोटे वर्ड्स हैं या ये सारी चीज़ें अपन को क्या याद करना है क्या नहीं याद करना है, ये आपको मीनिंग ही कैसे आप निकालोगे कैसे। जैसे शब्द अर्ची जल संतानवत ये क्वेश्चन आता है, बहुत बार आता है, तो ये आप कैसे याद करोगे, आपको कैसे पता चलेगा ये बहुत बार आया हुआ है। जैसे मैं आपको बता रहा हूँ कि बहुत बार आया हुआ है ये क्वेश्चन, जवापुरोध एनआईए में पूछा गया, तो कैसे आपको पता चलेगा। इसके लिए सबसे अच्छा तरीका ये है कि आप कहीं ना कहीं एक कोचिंग जरूर ज्वाइन करें। कोचिंग ज्वाइन करना बहुत ज़रूरी है। मैं ये नहीं कहता हूँ कि कोचिंग जो ज्वाइन नहीं करते हैं वो सेलेक्ट नहीं हो सकते, उनकी भी रैंक आ सकती है, लेकिन उसके लिए आपको खुद पता होना चाहिए कि अगर कोई पर्सन बिना कोचिंग के उसको सेलेक्ट हो रहा है और निकाल रहा है, इसका मतलब उसने 5 साल बहुत अच्छे से पढ़ाई की है, उसके कंसेप्ट पहले से ही क्लियर है। वो व्यक्ति घर में बैठ करके पढ़ सकता है और निकाल सकता है। ऐसे लोग होते हैं, कुछ कम होते हैं। लेकिन कोचिंग क्या है, कोचिंग यानी कोई टीचर आपको पढ़ा रहा है, तो वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अब जैसे अपन बीएमएस में या किसी भी चीज़ में पढ़ते ही है ना, टीचर आपको पढ़ाते हैं, तो कोचिंग क्या है, प्राइवेट चीज़ है लेकिन पढ़ा रहा है ना, पर्सन आपको पढ़ा रहा है, तो जो टीचर है वो आपको सही गाइडेंस देगा। वो आपको बताएगा कि ये क्वेश्चन बहुत बार आ चुके हैं, वो आपको बताएगा इस पैराग्राफ में आपको यही चीज़ याद रखनी, यही पूछी जाती है, बाकी नहीं पूछा जाता है। तो आपको पता रहेगा कि पूरा पैराग्राफ आपको याद नहीं करने की ज़रूरत है, आपको ये पॉइंट याद करने की ज़रूरत है, इतनी सारी चीज़ें याद करने की ज़रूरत है। इसलिए कोई कोचिंग ज़रूर ज्वाइन करिए। कोचिंग कौन सी अच्छी है ये मैं आपको बता सकता हूँ, लेकिन मैं जानबूझ के नहीं बता रहा हूँ, नहीं तो आपको ये लगेगा कि मैं उनका पेड प्रमोशन कर रहा हूँ या उनका प्रमोशन कर रहा हूँ। तो आप अपने हिसाब से अपनी मर्जी से या और लोगों से जानकारी लेकर के बात करिए। और फिर भी अगर लोगों को पता ही होता है, लेकिन किसी को कुछ भी नहीं समझ में आता, तो वो मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपको बता दूंगा। आप मुझे कॉल करिए, मैं आपको पर्सनल आपको सलाह दे दूंगा। मेरा नंबर है 9685374927। वो आपको स्क्रीन पे भी मिल जाएगा, 9685374927। तो ये बात तो होगी कोचिंग की। अब इसके बाद आते हैं ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस पे। ये क्वेश्चंस करना भी आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्वेश्चंस क्योंकि क्या है, फाइनली तो आपको एमसीक्यूज ही सॉल्व करने हैं वहाँ पे। तो थ्योरी आपकी अच्छी आती है, बहुत अच्छी बात है, बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन क्वेश्चन आपने अगर मान लीजिए सॉल्व नहीं किया, उसकी प्रैक्टिस नहीं की, तो ये आपका बहुत बड़ा ड्रॉबैक रहेगा। कैसे, आइए मैं आपको एग्जाम्पल से समझाता हूँ। छर्दी किसका लक्षण है, ज्वर का, शोष का, मच्छी का भक्षण का, और चौथा ऑप्शन है नन। तो अब जब ये क्वेश्चन आया हुआ है, एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, तो जब ये क्वेश्चन मैं एमसीक्यू में सॉल्व कर रहा था, तो एमसीक्यू सॉल्व करते समय बहुत सारी गलतियां होती हैं। मैंने इसको जल्दी जल्दी नहीं पढ़ा,
तो मैंने पढ़ लिया कि छर्दी किसका लक्षण है, ज्वर, शोष, तीसरा ऑप्शन मृदिका भक्षण और चौथा नन। तो मृदिका भक्षण में मैंने ये समझ लिया कि मिट्टी मिट्टी खा रहे हैं, तो मिट्टी खाने से मुझे लगा छर्दी वमन तो नहीं होगा, तो नन ऑप्शन मैंने टिक कर दिया। अब जब सॉल्व किया आंसर देखा तो ये गलत हो गया। तो उसमें जब ऑप्शन देखा तो उसमें मक्षिका भक्षण लिखा था, मक्षिका यानी मक्खी। अगर मक्खी खा रहे हैं तो आपको वॉमिटिंग होगी होगी, सीधी सी बात है, इसमें कोई बहुत बड़ा क्वेश्चन नहीं था। लेकिन मैंने जल्दबाजी के कारण इसको पढ़ा नहीं अच्छे से और गलत कर दिया। तो इसी तरह से बहुत सारी चीज़ें ऐसी गलतियां आपकी होंगी जो आपको एमसीक्यूज जो आप सॉल्व करोगे तभी आपको पता चलेगा, थ्योरी से नहीं पता चलने वाला। इसलिए एमसीक्यू सॉल्व करना बहुत ज़्यादा जरूरी है। आप पर डे एटलीस्ट 50 क्वेश्चन सॉल्व करिए, बहुत जल्दी सॉल्व हो जाएंगे, 10-15 मिनट लगेगा, इससे ज़्यादा नहीं होने वाला है। आप उसको सॉल्व करिए, ज़रूर सॉल्व करिए। आप सोचेंगे अभी तो मेरी थ्योरी कंप्लीट नहीं है, पहले कंप्लीट कर लूँ बाद में मैं करूँगा, ऐसा नहीं है। लोगों की सोच होती है ऐसी, और मैं मानता हूँ कि अगर थ्योरी कंप्लीट नहीं है तो सॉल्व नहीं होंगे, मैं बहुत अच्छे से मान रहा हूँ। लेकिन फिर भी उसकी प्रिपरेशन के लिए आपको एमसीक्यू सॉल्व करने जरूरी, तो उसी से आपको पता चलेगा कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं, कहाँ से क्वेश्चन आ रहे हैं। वो तो टीचर आपको बताएंगे ही बताएंगे, लेकिन फिर भी उससे पता चलेगा, तो उसको सॉल्व जरूर करिए। अब कोई भी चीज़ अगर आपने क्वेश्चन सॉल्व कर लिया या नहीं हो पाया तो उसको एज इट इज़ मत रटिए। बहुत सारी ऐसी चीज़ें मिलेंगी जिसका कुछ भी आपको सोल्यूशन नहीं मिलेगा, आपको उसको याद ही करना पड़ेगा, तो आप उसको याद करिए, उसमें कोई वाली बात नहीं है। लेकिन हो सके तो मैक्सिमम चीज़ों में जो भी क्वेश्चन आपसे सॉल्व नहीं हो रहे हैं उसको आप थ्योरी में जाइए, थ्योरी पढ़िए, तभी आपको याद रहने वाली है, वरना आपको नहीं याद रहने वाला है। जैसे मॉडर्न में अगर अपन बात करें, मॉडर्न में जैसे एक क्वेश्चन आता है कि एल्डिहाइड टेस्ट किसके लिए कहा गया है, फीवर के लिए, टाइफाइड के लिए, काला आजार के लिए, टीबी के लिए, तो उसका आंसर है काला आजार। ये भी क्वेश्चन काफ़ी बार आ चुका है। आप ऐसे याद करेंगे तो अभी तो आपको याद हो जाएगा, या तो आप ट्रिक बना के याद करिए तो केवल आप रट लीजिए, वरना आप इसकी जाकर के नेट में थ्योरी पढ़ लीजिए। थ्योरी आप पढ़ लेंगे तो आपको वो अच्छे से याद रहेगा, दोबारा के लिए ध्यान आ जाएगा। तो कोई भी क्वेश्चन ऐसा हो, कोई भी क्वेश्चन, मान लीजिए जैसे जब आप क्रोधी है, मैंने आपको एग्जाम्पल बताया कि वो क्वेश्चन आपने देखा और आपने याद कर लिया कि स्थूल के लिए, कृष्ण के लिए, तो स्थूल के लिए याद करिए। लेकिन यही आप अगर ये क्वेश्चन नहीं बनाए और आपका रेफरेंस ढूंढेंगे, आपको मिल जाता है, बहुत अच्छी बात है। स्थूल कृष्ण के बारे में बात की है, उसी अध्याय में मिलेगा, पढ़ लिया, उसमें आपने थोड़ी सी थ्योरी पढ़ ली, तो वो क्वेश्चन का आंसर आपको हमेशा के लिए याद रहेगा। क्योंकि मेमोरी जो बनती है वो ऐसी ही बनती है, एक से एक लिंक करके बनती जाती है। तो उस चीज़ का इंपॉर्टेंस बहुत अच्छे से समझिए कि एज इट इज़ मत याद करिए, उसको जाकर के थ्योरी में पढ़िए फिर याद करिए। अब एमसीक्यूज की अगर अपन बात करें तो एमसीक्यूज में बहुत सारे आंसर गलत दिए हुए हैं। पता नहीं इतनी ज़्यादा मिस्टेक्स क्यों हैं, मुझे समझ में नहीं आता। किसी भी बुक में ले लें आप, बुक्स कौन सी पढ़नी है मैं आपको बताता हूँ। हर बुक्स में क्वेश्चन के आंसर बहुत गलत हैं। तो वो जो भी क्वेश्चन में आपको डाउट आता है आप खुद पढ़िए, थ्योरी में निकालिए, अपने फ्रेंड सर्कल में डिस्कस करिए, टीचर से डिस्कस करिए, आपको उसके आंसर्स मिलेंगे कि क्या गलत है क्या सही है। कुछ तो क्वेश्चन ही गलत हैं, मतलब आंसर तो छोड़िए, वो प्रिंटिंग मिस्टेक है, ए का बी का सी कर दिया, ठीक है, लेकिन कुछ पूरे के पूरे क्वेश्चन ही गलत हैं। जैसे एक एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ कि उसमें क्वेश्चन आया हुआ है या समथिंग कहीं दिया हुआ था, मुझे ध्यान नहीं, लेकिन बुक्स में बता रहा हूँ। क्वेश्चन था कि शलाका यंत्र की लंबाई कितनी होती है, 10 अंगुल, 12 अंगुल, 16 अंगुल, 18 अंगुल। आंसर दिया है 12 अंगुल। ये पूरा का पूरा क्वेश्चन ही गलत है, क्योंकि आचार्य सुश्रुत ने शलाका यंत्र की लंबाई बताई ही नहीं कहीं। उन्हें स्वस्तिक की बताई है 18 अंगुल, संदर्श की 16 अंगुल, ताल यंत्र की 12 अंगुल। तो क्वेश्चन ये होना चाहिए ताल यंत्र की लंबाई कितनी है, 12 अंगुल। तो ऐसे कि पूरे पूरे क्वेश्चन ही गलत हैं। लेकिन ये आप जब थ्योरी पढ़ेंगे, अच्छे से समझेंगे, तो आपको इस सब चीज़ों को खुद ब खुद आपको मिल जाएगा। एक जैसे क्वेश्चन आता है कि अलाबू यंत्र, सॉरी अलाबू क्या चीज़ है, आचार्य सुश्रुत ने इसको किस में रखा है, यंत्र में, शस्त्र में, उपयंत्र में, उपशस्त्र में। ये बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूजिंग है। आपने थ्योरी तो पढ़ ली, थ्योरी में आपको लगेगा ये बहुत इजी है, सब आपको याद है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जब ये क्वेश्चन आएगा और ऑप्शन ऐसे रखेंगे उस समय आप बहुत चकरा जाएंगे। अब मैं बता रहा हूँ 90% लोग इवन थ्योरी पढ़ने के बाद भी ये क्वेश्चन अगर सॉल्व करेंगे, आप पहली बार सॉल्व कर रहे हैं, तो आप 100% है ही कि आप अनुशस्त्र या अनुयंत्र ही लगाएंगे।
क्योंकि आपको लगेगा शंख लाभू ये बहुत छोटी चीज़ है, ये चीज़ नहीं हो सकती, जबकि इसका आंसर यंत्र है। यंत्र में बताया गया है आचार्य सुश्रुत ने 7वें अध्याय में, आप देखिए 6वें 7वें अध्याय में, 7वें अध्याय में बताया गया है। तो उसमें यंत्र की उसमें रखा गया है। तो ये सारी चीज़ें आपको कैसे पता चलेंगी, जब आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, एमसीक्यू सॉल्व करेंगे जो ऑप्शन वाले हैं। इसलिए मेरी सलाह आपको यही रहेगी, इसको सॉल्व करिए और अच्छे से पढ़िए। बुक्स के बारे में बात करते हैं। अब हम लोग ने जो पढ़ा था मैं आपको उसी की जानकारी दे सकता हूँ। आज अगर कोई नई बुक्स आ गई है तो मुझे आइडिया नहीं है, लेकिन मुझे लगता नहीं है कि जितना मैं बता रहा हूँ अगर आप वो भी करते हैं तो उससे ज़्यादा आपको कहीं जाने की ज़रूरत है। चरक संहिता में आप विद्युत नहीं पढ़िए, सुश्रुत संहिता की तो सारी बुक्स सेम चलती हैं, उसको आप पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं है। संहिताओं में तो हो गया, वाग्भट की भी सेम उसकी चलती है लेखक की, तो आप चलने दीजिए। और तैयारी के लिए गोविंद पारिक की बुक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, सबको पता है, कोई बताने की बात नहीं है। गोविंद पारिक सर की बुक बहुत इंपॉर्टेंट है। उसकी स्टार्टिंग के 80 पेज, जिसमें जो कंपैरेटिवली उन्होंने छाट के लिखा हुआ है, स्टार्टिंग के 80 पेज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। किसी भी एग्ज़ाम में, एमपीपीएससी हो, पीजी हो, ऑल ओवर इंडिया की कहीं की भी पीएससी पीजी हो, आपको उस 80 पेज में से 15 से 20 क्वेश्चन तो मिल जाएंगे, हर एग्ज़ाम में मिलेंगे। उसको याद करिए। उसका भी तरीका यही है कि पर डे, जैसे पर डे आप थ्योरी पढ़ रहे हैं, पर डे आप 50 एमसीक्यूज लगा रहे हैं, सॉल्व कर रहे हैं, और ये जो 80 पेज बताए गए हैं स्टार्टिंग के, तो उसमें से आप पर डे 4-5 पेज पढ़िए, 5 पेज उसको पढ़िए। उसमें भी मैं आपको वही कहूँगा कि अगर आप जीरो हैं, आपने कुछ भी नहीं पढ़ा या आपने थोड़ा बहुत पढ़ा है और आप उसको पढ़ने याद करने जाते हैं, तो आपको एकदम से कुछ भी नहीं समझ में आएगा। सब कंपैरेटिव लिखा हुआ, चरक ने बताया, सुश्रुत ने बताया, वाग्भट ने बताया, और सब संख्याएं बताई हुई हैं, ये इसकी 6 है, 7 है, 8 है, इस टाइप से ऐसे, तो वो आपको एकदम याद नहीं होगी। उसका तरीका यही है कि आपको पढ़ना तो है, ये याद तो करना ही है, लेकिन फिर आप वही उसकी थ्योरी में जाइए कि अगर आचार्य चरक ने ये बताया हुआ है, उसकी संख्या इतनी बताई गई है, तो थ्योरी में जाइए, थ्योरी में पढ़ लीजिए। सुश्रुत ने क्या बताया, वो डिफरेंस है, वो सुश्रुत में जाके पढ़ लीजिए। वाग्भट ने जो बताया, वाग्भट में पढ़िए। इसकी जब इतनी थ्योरी आप पढ़ लेंगे तो आपको वो बहुत अच्छे से याद हो जाएगा, काफ़ी अच्छे से। तो ये तरीका है। वीडियो काफ़ी लंबा हो गया, लेकिन बहुत ज़रूरी था और बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। तो पढ़ना कैसे है, ये सारी चीज़ें ऐसी हो गई। कुछ भी चीज़ आपको डाउट लगती है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। और इसके बाद सेकंड वीडियो जो मैं बनाऊंगा इसके प्रिपरेशन के लिए, वो भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। उसमें मैं ये थ्योरेटिकल जो मैं आपको बता चुका हूँ वो तो नहीं बताऊंगा, कई ऐसी चीज़ें आपको बताऊंगा जो बहुत 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 ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, और उसको भी आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा। तो आप नेक्स्ट वीडियो देखिए, और बेस्ट ऑफ लक, आप तैयारी करिए। क्योंकि मैं ये मानता हूँ कि सिलेक्शन होने के लिए मेहनत तो ज़रूरी है ही है, लेकिन मेहनत के साथ साथ लक या आपका समय होना बहुत ज़रूरी है। तो वो लक या समय भी आपकी पहले पूर्व जन्म के कर्मों से, उनकी मेहनत से बनता है, तो उसमें तो आप ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते। लेकिन जो चीज़ आपके हाथ में है वो तो आप कर ही सकते हैं। मेहनत आप अभी मेहनत करिए, काफ़ी मेहनत करिए, और बहुत अच्छे से मेहनत करिए। समय आपके पास 24 घंटे ही हैं, और जल्दी एग्ज़ाम होंगे, जब भी एग्ज़ाम होंगे, 6 महीने, साल भर, 1.5 साल, जब भी कभी एग्ज़ाम होंगे, जो भी है, जो भी टाइम आपके पास है, वो टाइम आपका लिमिटेड ही है। तो उस टाइम को जितना यूटिलाइज कर सकते हो उतना यूटिलाइज करिए, मतलब एक एक क्षण यूटिलाइज करिए। अगर आपको ऐसा दिन रात सोते जागते उठते बैठते आपको अगर ये लगा कि नहीं मुझे सेलेक्ट होना ही होना है, तो आप निश्चित तौर पे सेलेक्ट हो जाएंगे, इसकी गारंटी मेरी है। लेकिन अगर ये टाइम वेस्ट करते रहें कि चलिए अभी नहीं, मैं बाद में पढ़ लूँगा, या सोशल मीडिया है, फेसबुक, यूट्यूब, व्हाट्सअप, ये सारी चीज़ें अगर टाइम वेस्ट किया आपने इनमें, इंस्टाग्राम में, तो फिर सिलेक्शन आपका पॉसिबल नहीं है। ये आप अभी से लिख के ले लीजिए। ये बात बहुत कड़वी लगेगी आपको, लेकिन जो सच है वो यही है कि अगर आप रिजल्ट आने के बाद आपको पता चले आपका सिलेक्शन नहीं हुआ, फिर आप ज़िंदगी भर पछताते रहे, दोबारा जॉब आ रही नहीं आ रही, कब आ रही, कहाँ आ रही, कोई भरोसा नहीं है। उससे कहीं ज़्यादा अच्छा आपको पहले से पता चल जाए कि अगर आप ये सब टाइम वेस्ट कर रहे हैं।
तो आपका सिलेक्शन कभी नहीं होने वाला। तो अभी भी समय है, बहुत समय है। आप अगर आज से भी चालू करते हैं, आज से भी प्रिपरेशन करना चालू करते हैं, तो आपका सिलेक्शन तय है। बस यही है कि वो जुनून होना चाहिए कि दिन रात सोते जागते उठते बैठते आपको केवल एक चीज़ दिखे कि आपको सिलेक्शन चाहिए। टेक्नोलॉजी का यूज़ जरूर करिए। टेक्नोलॉजी की फ़ायदे भी हैं, नुकसान भी हैं। नुकसान क्या? वही कि अगर आप उसको देखने बैठ जाएंगे तो इतनी सारी चीज़ें कि ज़िंदगी में कभी नहीं ख़त्म होने वाली। मन लग जाता है, आप कंटिन्यू उसमें लगे रहते हैं। मैं खुद भी कई बार ऐसा होता है कि समय देखने बैठ गए तो वीडियो चल रहे हैं, ये चल रहा है, किसी ने कुछ बोला चल रहा है, कंटिन्यू चलता रहता है। घंटे 2 घंटे कहाँ जाते कुछ नहीं पता चलता। लेकिन मुझे शायद उतना नुकसान नहीं हो इस चीज़ से जितना आपको हो सकता है ये अभी थोड़े दिन के लिए। तो इसीलिए बिल्कुल 1 साल, 6 महीने, 1.5 साल, इतने दिन के लिए बिल्कुल इतना सोच लीजिए कि ये समय तो आपको सब कुछ छोड़ करके केवल केवल ये करना है। टेक्नोलॉजी को लेकिन यूज़ भी करिए। यूज़ ऐसे करिए कि जैसे अगर मेरा वीडियो है वो आप यूट्यूब में देख रहे हो, यूट्यूब में आयुर्वेद की चीज़ें आपको ज़्यादा नहीं मिलेंगी, लेकिन अगर कुछ आपको मिला है तो आपको यहीं से मिला है। तो ये चीज़ देखिए, इसको करिए। इनको बार बार, मेरे ये वीडियो को बार बार देखिएगा। उसका कारण ये है कि आप आपने अभी तो देख लिया, आप अभी काफ़ी मोटिवेट हो गए, आप समझ गए कैसे पढ़ना है कैसे नहीं पढ़ना है। लेकिन आप हो सकता है 4 6 दिन, 10 साल, 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन बाद ये चीज़ें भूल जाएं। तो इसलिए या तो इनके पॉइंट्स बना के आप लिख लीजिए, सामने रख लीजिए, जिसको आपको रिमाइंड होता रहे, बार बार याद होता रहे कि कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है, और दिन रात जैसे पूरा आपको टाइम का यूटिलाइज करना है। कभी मिस हो तो दोबारा आप देख लीजिए। दूसरा, सेल फोन हर व्यक्ति के पास है, तो सेल फोन का यूज़ करिए, पढ़ने में यूज़ करिए। अब जैसे मान लीजिए कई ऐसे लोग हैं जो जॉब में हैं, सीएचओ की पोस्ट में हैं, कई ऐसे हैं जो आरबीएसके में हैं, कई ऐसे पर्सन हैं जिनके मैटरनिटी लीव चल रही है, बच्चे वगैरह हैं, फीमेल हैं, तो वो ज़्यादा टाइम नहीं दे पा रहे। तो आप क्या करिए, आपको जो पढ़ाई की स्टडी की वीडियो या कोचिंग में जाते हैं उनके वीडियो भी आपको ऑनलाइन मिल जाएंगे, रिकॉर्डेड वीडियो भी रहेंगे। आप जब टाइम होता है तब देखिए। आपको कुछ चीज़ याद नहीं हो रही या कुछ ऐसा याद करना है, कुछ पॉइंट ऐसे होते हैं जो जिनको याद ही करना होता है, तो उसको आप 1 मिनट लगता है उसको रिकॉर्ड कर लीजिए मोबाइल में। और जब भी टाइम होता है, या मान लीजिए कुछ काम ही कर रहे हैं, कोई खाना ही बना रहा है, या कोई कुछ जॉब में बैठा हुआ है, ओपीडी देख रहा है, वो सोच रहा है फ्री हो जाऊंगा तब फिर मैं इसको याद करूंगा या पढ़ाई करूंगा। नहीं, ऐसा नहीं है। अगर जब पेशेंट आपका एक आ रहा है, दूसरा आ रहा है, उतने के बीच में आपके पास टाइम है, तो आप उस टाइम का यूटिलाइज करिए। उसकी रिकॉर्डिंग ऑन कर लीजिए, आप सुनते रहिए और उससे याद करिए। तो इस तरीके से प्रिपरेशन करिए, सिलेक्शन जरूर होगा। आप यही मान के चलिए कि आपके लिए केवल एक सीट है, आपको उस एक सीट के लिए फाइट करना है। जब आप ये सोच के फाइट करेंगे और दिन रात की मेहनत करेंगे तो सिलेक्शन जरूर होगा। क्योंकि वाकई ये फैक्ट है कि सक्सेस का कोई शॉर्टकट नहीं होता। मैं आपको कोई 2 4 6 चीज़ें 10 चीज़ें बता दूं कि आप ये पढ़ लीजिए, याद कर लीजिए, सिलेक्शन हो जाएगा, तो ऐसा नहीं है। आपको पढ़ना, सारी चीज़ें पढ़ेंगी। चरक, सुश्रुत, वाग्भट पढ़ना पड़ेगा, रसशास्त्र पढ़ना पड़ेगा, द्रवगढ़ पढ़ना पड़ेगा, सब कुछ पढ़ना पड़ेगा, याद भी करना पड़ेगा। और क्वेश्चन कुछ भी कहीं से भी आ सकता है, इसलिए पढ़ना तो आपको कंप्लीट ही पड़ेगा। पूरा पढ़िए और गाइडेंस आपको टीचर्स दे ही देंगे, और क्वेश्चन लगाइए और इन सब चीज़ को यूज़ करिए। चलिए, बेस्ट ऑफ लक। और मेरा नेक्स्ट वीडियो ज़रूर देखिए, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो में मैं इन सब चीज़ों की बात नहीं करूँगा, लेकिन कई ऐसी चीज़ें हैं जो आपको पढ़ने के लिए, पीएससी सेलेक्ट होने के लिए, पीजी सेलेक्ट होने के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगी। उस पर भी ध्यान उतना ही देना ज़रूरी है। क्योंकि आपने मान लीजिए सब कुछ पढ़ा हुआ है, लेकिन वो एग्ज़ाम वाले दिन 2 घंटे आपको कुछ डिस्टर्ब हो गया, कुछ हो गया, आपका माइंड सही नहीं है, आपका नींद सही नहीं हुई, तो आपका माइंड उस दिन नहीं चलेगा और आप कई बनते हुए क्वेश्चन गलत कराएंगे। तो टीचर्स को ये नहीं पता है कि आप बहुत इंटेलिजेंट, आपको सब कुछ जानकारी है। वो तो कंप्यूटर और एमआर शीट ही देखिएगा, जो क्वेश्चन सही है वो सही है, जो गलत है वो गलत है, उतने ही आंसर आपको मिलेंगे। तो इसीलिए आप नेक्स्ट वीडियो को भी ज़रूर देखिएगा कि उसमें इनके साथ साथ पढ़ाई तो ठीक है, उसके साथ साथ आपको क्या क्या चीज़ें करनी चाहिए वो मैं आपको बताऊंगा। ये वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ा हो गया है, इसलिए मैं इसमें इंक्लूड नहीं कर रहा हूँ। चलिए, बेस्ट ऑफ लक और हार्ड वर्क करते रहिए, डेली प्रैक्टिस करिए, डेली पढ़िए, सिलेक्शन जरूर होगा। थैंक यू।
नोट्स वगैरह तो हर व्यक्ति के पास होते हैं, बुक्स हर व्यक्ति के पास होती है, लेकिन अगर जो हम लोगों ने नोट्स या ट्रिक्स बनाई है या जो भी पढ़ा हुआ है संहिता पे, तो अगर संहिताओं के नोट्स चाहिए आपको तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। वो मेरी बुक्स है, मैंने खुद जो पढ़ी हुई है, खुद जो उसमें नोट्स बनाए हुए हैं और जो ट्रिक्स बनाई हुई हैं, वो सारी चीज़ उसमें अवेलेबल है। केवल संहिताओं की अपन बात करें, वो मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं जो ले रहे हैं इस समय, तो मैं उनको अपने मोबाइल से ही पिक क्लिक करके सेंड कर रहा हूँ। तो किया हुआ है मैंने काफ़ी, दो संहिताओं की है, 2 संहिताएँ वगैरह हैं। तो अगर किसी को संहिताओं की नोट्स चाहिए हैं जिन्होंने नहीं पढ़ी है, तो वो मुझसे व्हाट्सएप पे ले सकते हैं। मैंने नंबर आपको दे दिया है, मेरा नंबर 9685374927 है। और इन नोट्स का जो चार्जेस है वो 1500 इतना चार्जेस है। वो केवल संहिताओं का रहेगा, सब्जेक्ट्स का नहीं। संहिताएँ रहेंगी उसमें चरक संहिता, सुश्रुत संहिता और वाग्भट संहिता, ये पूरी इंक्लूडेड रहेगी। तो आप प्रिपेयर करिए। और बाकी नोट्स भी सब अच्छे होते हैं, नोट्स के हिसाब से पढ़िए, लेकिन फिर भी मेरा मानना ये रहेगा कि अगर टाइम हो आपके पास है तो आप संहिताओं पे ज़रूर जाइए, क्योंकि संहिता आप पढ़ करके आपको सारी चीज़ें का कंसेप्ट क्लियर होंगे। नोट्स में काफ़ी सारी चीज़ें आपको केवल वो क्वेश्चन वाले चीज़ें मिलेंगी और उसको आप रटने की ट्राई करेंगे तो वैसे याद नहीं होती। ये सब मैंने देखा हुआ है। अगर आपको हो जाती है बहुत अच्छी बात है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि नहीं हो सकती, हो सकती है, आपको वहाँ से याद हो जाता है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन संहिताएँ अगर आप पढ़ते हो तो संहिताओं में आप पूरा कवर करेंगे और उसमें से इनके अलावा कुछ नए क्वेश्चन बनते हैं तो वो भी आप सॉर्ट आउट कर सकते हैं, क्योंकि आपने पूरा पढ़ा हुआ है, सब कुछ तो पढ़ा हुआ है, इसके अलावा कहाँ से आएंगे क्वेश्चन। तो चलिए उसको यूज़ करिए। और लास्ट में मैं आपको 1-2 सैंपल अपने जो नोट्स हैं उसको दे दूंगा, आप उसमें देख लीजिएगा। फिर अगर आपको चाहिए तो आप बताइएगा। तो उसके चार्जेस मैंने आपको बता ही दिए, 1500 कंप्लीट चार्जेस हैं चरक संहिता, सुश्रुत संहिता और वाग्भट संहिता के। मेरे जो नोट्स के आपने सैंपल देखे हैं उसमें कई जगह अलग अलग चीज़ें लिखी हैं, जैसे कहीं क्यों लिखा हुआ है, उसका मतलब है इस पर क्वेश्चन आ चुका है, एग्जाम्स में आ चुका है, किसी भी एग्जाम में, NIA BHU या किसी भी एग्जाम में आ चुका है। जिसमें SMT लिखा हुआ है उसमें मतलब बहुत बार, सो मैनी टाइम्स आ चुका है, मतलब कई बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। किसी में वेरी इंपॉर्टेंट लिखा है, मतलब वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, अभी क्वेश्चन आ गया है, ठीक है, नहीं तो आ सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। किसी में रेफरेंस लिखा हुआ है तो उसका मतलब है कि रेफरेंस के लिए पूछा जाता है। इस टाइप से चीज़ें उसमें लिखी हुई हैं। कोचिंग मैं खुद भी पढ़ा सकता था, मैंने सोचा भी था, मेरे कुछ फ्रेंड्स वगैरह जो अभी इनका सिलेक्शन नहीं हुआ है, मुझे लग रहा था कि उनको मैं पढ़ा दूँ, लेकिन मैं उतना टाइम नहीं दे पाऊँगा, तो इसीलिए वो आप लोगों के साथ गलत हो जाएगा, किसी के भी साथ ही गलत हो जाएगा। तो इसलिए वो कहीं ज़्यादा अच्छा है कि मैं कोचिंग के हिसाब से तो आपको हेल्प नहीं कर सकता, फिर भी मैं बीच में आपकी हेल्प करता रहूँगा, सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको बताता रहूँगा। नोट्स से तो मैं कर ही रहा हूँ। तो चलिए आप अपनी तरफ से प्रिपरेशन करिए और कहीं ना कोई जो रेगुलर कोचिंग है वो ज़रूर ज्वाइन करिएगा, क्योंकि कोचिंग से आपकी कंटिन्यूटी बनती है। आपकी पढ़ाई तो आपको खुद करना है, कोचिंग में ज्वाइन किया हुआ हर व्यक्ति सेलेक्ट नहीं होता, लेकिन फिर भी मेरा मानना है कि कोचिंग ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि कोचिंग से आपकी कंटिन्यूटी बनती है। आप डेली पढ़ाई करते हैं, आपको एक टारगेट मिल जाता है, आपके जो 15 दिन में टेस्ट होते हैं उसके लिए आप उसको प्रिपेयर करते ही करते हो। टेस्ट में जो भी रैंक आए आपकी या जो भी नंबर आए उससे परेशान मत होइएगा। आप केवल और केवल अपनी मेहनत करते रहिए। कोई ज़रूरी नहीं है कि जैसे पेपर यहाँ आ रहा है वैसे ही पेपर वहाँ पे आए, वो बहुत अलग पेपर रहता है और वो दिन आपका बहुत अलग रहता है, आपका समय, आपकी किस्मत बहुत अलग रहती है। तो वो चीज़ आपके हाथ में नहीं है, आप उसको छोड़ दीजिए। मेहनत आपके हाथ में है, मेहनत आप केवल करते जाइए, इन सब चीज़ों से निराश मत होइए और बस कंटिन्यूटी मेहनत करते रहिए। थैंक यू।